हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईस ज़ादा। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 16। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी सतेंद्र जी अपनी जगह पर थोड़ा आगे झुके और उन्होंने काशवी की आंखों में देखकर बहुत ही भावुक और दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, तूने दुनिया नहीं देखी। तुझे लगता है कि वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन ऐसे लोगों का प्यार सिर्फ एक जिद होती है, एक पागल खाना होता है। आज वो तेरे लिए पागल है, कल वो उसका दिमाग घूमा तो वो तुझे उसी बंदूक की नोक पर रखेगा जिस पर वो पूरे शहर को रखता है। उसकी दुनिया गोली, खून खराबे, गैर कानूनी धंधे और दुश्मनों से भरी हुई है। क्या तू ऐसी जिंदगी जीना चाहती है? सतेंद्र जी की आंखों में वो पुराना खौफ वापस लौट आया जो उन्होंने उस दिन महसूस किया था जब निखिल की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। उन्होंने आगे कहा, काशवी, एक पिता होने के नाते मैं तुझे मौत के कुएं में कैसे धकेल दूं? विहान को देख, उसकी जिंदगी शीशे की तरह साफ है। उसका परिवार इज्जतदार है और अगर तुम विहान से शादी कर लेगी तो मैं चैन की सांस लेकर इस दुनिया से जा सकूंगा। मेरी बेटी बड़ी सुरक्षित है। लेकिन अगर तुम उस निखिल के पास गई तो मैं जीते जी रोज घुट घुट कर मरूंगा। ना जाने किस दिन मेरा ये घर मेरी बेटी के विधवा होने की खबर लेकर आए। सतेंद्र जिन के आखिरी शब्दों ने काशी के दिल को बुरी तरह झकझोर दिया। एक पिता की वो बेबसी, वो आंसू और वो खौफ देखकर काशी का सीना फट रहा था। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें कोई दर्द नहीं देना चाहती थी। निहारिका जी ने भी रोकर काशवी का हाथ पकड़ लिया। मान जा बेटा, अपने पापा की खातिर मान जा। विहान ही तेरे लिए सही है। उस माफिया को भूल जा, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। नकुल भी चुपचाप अपनी प्लेट देख रहा था। वो भी जानता था कि निखिल बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन वो काशवी की भावनाओं को समझता था। काशवी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक बहुत ही मजबूत और अटूट विश्वास भी था। वो जानती थी कि उसके पिता की चिंता 100% सही है, लेकिन अगर निखिल सिर्फ एक माफिया डॉन होता तो काशवी खुद उसके पास कभी नहीं जाती। लेकिन काशवी ने निखिल के अंदर के उस इंसान को देखा था जिसने उससे प्यार के लिए गोलियां खाई थी, जिसने उसकी बहन की शादी बचाने के लिए करोड़ लुटा दिए थे, जिसने उससे वादा किया था कि वो सब कुछ छोड़ देगा। काशवी ने बहुत ही नम और दृढ़ आवाज में बोलना शुरू करके कहा, डैड, मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं। मैं जानती हूँ कि निखिल का अतीत बहुत डरावना और काला है। मैं ये भी जानती हूँ कि कोई पिता अपनी बेटे को ऐसे इंसान के हाथों में नहीं सौंपना चाहेगा। सतेंद्र जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि काशवी उनकी बात मान गई, इसलिए उन्होंने काशवी की तरफ देखकर कहा, तो फिर बेटा, तू विहान के लिए हाँ क्यों नहीं कह देती? तभी आगे से काशवी ने अपनी कड़क आवाज में कहा, क्योंकि डैड, मैं निखिल से प्यार करती हूँ। काशवी के शब्द पूरे डाइनिंग रूम में गूंज गए। उसकी यह बात सुनकर सतेंद्र जी का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। तभी काशवी ने अपने डैड का हाथ बहुत ही प्यार से अपने दोनों हाथ में लिया और कहा, डैड, मैं जानती हूँ कि आपके लिए यह विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन निखिल बदल रहा है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो अपनी वो खौफनाक और गैर कानूनी दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा। वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ हमारे परिवार के लिए। उसकी ये बात सुनकर आगे से सतेंद्र जी ने अपना हाथ खींच कर कहा, यह सब झूठ है काशवी। ऐसे गुंडे कभी नहीं बदलते। वो सिर्फ तुझे पाने के लिए नाटक कर रहा है। जिस दिन तू उसकी हो जाएगी वो वापस अपने उसे काले धंधे में लौट जाएगा। मैं ऐसे इंसान पर 1% भी भरोसा नहीं कर सकता। काशवी जानती थी बहस करने से हासिल कुछ नहीं होगा। उसे अपने प्यार को साबित करने के लिए, अपने और पिता के डर को खत्म करने के लिए ऐसा कोई ठोस कदम उठाना होगा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। काशवी अपनी कुर्सी से उठी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने चेहरे पर एक बहुत ही परिपक्व और शांत भाव लाकर अपने पापा की आंखों में देखकर कहा, ठीक है डैड, अगर आपको लगता है कि निखिल कभी नहीं बदल सकता और विहान मेरे लिए सबसे सही लड़का है, तो मैं आपके सामने एक शर्त रखती हूँ। काशवी ने एक ऐसी आवाज में कहा जिसे कोई झिझक नहीं थी। उनकी बात सुनकर सतेंद्र जी और निहारिका दोनों हैरान हो गए। उन्होंने चौंक कर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? आगे से काशवी ने अपनी नजर अपने माता पिता पर टिकाकर बहुत ही साफ शब्दों में अपना फैसला सुनाकर कहा, डैड, मुझे 1 महीने का समय चाहिए, सिर्फ 30 दिन। मैं ये 1 महीना निखिल को देना चाहती हूँ। अगर इन 30 दिनों के अंदर निखिल सिंघानिया को अपने उस माफिया दुनिया को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, अगर उसने अपने सारे इलीगल काले धंधे बंद करके एक ईमानदार और शरीफ इंसान की जिंदगी जीना शुरू नहीं किया,
अगर इस एक महीने में उसकी परछाई भी मुझे वो गुंडा नजर आया। ये कहकर काशवी ने एक पल का ठहराव लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसका फैसला अटल था। फिर उसने आगे कहा, तो डैड, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक महीने बाद मैं निखिल सिंघानिया का नाम हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मैं उसके प्यार को दफना दूंगी और बिना कोई सवाल किए, बिना एक भी आंसू बहाए, जहां आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, मैं उस विहान राठौड़ से शादी कर लूंगी। मैं फिर कभी निखिल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। काशवी की इस बात ने पूरे घर में एक भारी सन्नाटा ला दिया। नकुल ने हैरानी से अपनी बहन को देखा। काशवी ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया था। उसने अपने सच्चे प्यार को सिर्फ 30 दिनों की एक ऐसी अग्नि परीक्षा में डाल दिया था, जिसे पास करना किसी भी इंसान के लिए, खासकर निखिल सिंघानिया जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए, लगभग नामुमकिन था। लेकिन काशवी को अपने प्यार पर, निखिल के वादे पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि अगर निखिल का प्यार सच्चा है तो वो इन 30 दिनों में दुनिया पलट कर रख देगा। वो उसकी ये बात सुनकर निहारिका जी ने घबरा कर कहा, लेकिन काशवी, एक महीना बहुत होता है। अगर इस बीच उस गुंडे ने कुछ गलत कर दिया तो? तभी आगे से काशवी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, वो कुछ गलत नहीं करेगा माँ। अगर वो नहीं बदल पाया तो मैं खुद आपके पास आऊंगी। लेकिन प्लीज डैड, मेरी जिंदगी का फैसला करने से पहले मेरे प्यार को सिर्फ ही एक मौका दे दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी पूरी जिंदगी इस पछतावे में बीते कि मैंने उसे बदलने का एक मौका भी नहीं दिया। उसकी यह बात सुनते ही सतिंदर जी अपनी जगह पर खामोश बैठे थे। उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो एक पिता थे जो दुनियादारी को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनके मन में विचार चलने लगे। उन्होंने मन ही मन में सोचा, निखिल सिंघानिया जैसा माफिया जिसने पूरी जिंदगी जुर्म की दुनिया में गुजारी, वो 30 दिन तो क्या, 30 जन्मों में भी शरीफ नहीं बन सकता। जो इंसान बंदूक की भाषा बोलता हो, वो एक महीने में संत कैसे बन जाएगा? ये तो नामुमकिन है। अगर मैं काशू को जबरदस्ती विहान से शादी करने के लिए कहूंगा तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी और हमेशा सोचेगी कि मैंने उसके लिए प्यार का गला घोट दिया। लेकिन अगर मैंने उसे एक महीने का समय दे दिया तो निखिल खुद ब खुद अपनी असलियत दिखा देगा। वो कभी नहीं बदल पाएगा। और जब काशवी खुद अपनी आंखों से निखिल को नाकाम होते देखेगी तो वो अपनी मर्जी से खुशी खुशी विहान को अपना लेगी। सतेंद्र जी को लगा कि काशवी की इस शर्त में उसकी ही जीत छुपी है। ये काशवी को विहान की तरफ मोड़ने का सबसे आसान और सबसे बिना जोर जबरदस्ती वाला तरीका था। इसलिए सतेंद्र जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी पत्नी निहारिका की जी तरफ देखा और उन्होंने शांत रहने का इशारा किया। फिर सतेंद्र जी ने अपनी कुर्सी से उठे। वो काशवी के पास गए और उन्होंने बहुत ही प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। सतेंद्र जी ने एक बहुत ही गंभीर और फॉर्मल आवाज में कहा, ठीक है मेरी बच्ची, तेरी इस जिद को मैं मान लेता हूँ। एक पिता होने के नाते तुझे तेरा ये हक देता हूँ। तुझे और तेरे उस निखिल सिंघाने को पूरा एक महीने का समय दिया जाता है। उनकी ये बात सुनकर काशवी की आंखों में उम्मीद की एक बड़ी चमक आ गई। तभी सतेंद्र जी ने उंगली उठाकर चेतावनी भरे लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन ले काशवी। इन 30 दिनों में मैं उस निखिल सिंघानिया की हर हरकत पर नजर रखूंगा। अगर मुझे जरा भी भनक लगी कि वो अभी भी अपने काले कारनामों में लिप्त है, अगर उसने किसी को डराया, धमकाया या उसके दामन पर एक भी नया दाग लगा, तो वो बाजी उसी दिन हार जाएगा। 30वें दिन के बाद तू चुपचाप उस मंडप में बैठेगी जहां मैं विहान राठौड़ के साथ तेरा रिश्ता तय करूंगा। क्या तुझे मंजूर है मेरी ये शर्त? उनकी ये बात सुनकर आगे से काशवी ने बिना पलक झपकाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हामी भरकर कहा, मुझे मंजूर है डैड। आपका हर फैसला मेरे सिर आंखों पर। अगर निखिल नहीं बदला तो मैं आपकी पसंद से विहान से शादी कर लूंगी। ये मेरी आपको कसम है। उसकी ये बात सुनकर आगे से सतिंदर ने राहत की सांस लेकर कहा, ठीक है, आज से ठीक एक महीने बाद इस घर में तेरी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। इसके बाद सतिंदर जी अपना अखबार लेकर वापस अपने कमरे की तरफ चले गए। निहारिका जी भी किचन में चली गई। नकुल ने धीरे से अपनी बहन के पास आकर कहा, दीदी, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्या आपको सच में लगता है कि निखिल सिंघानिया जैसा इंसान सिर्फ 30 दिन में शरीफों वाली जिंदगी जीना सीख जाएगा? उसकी ये बात सुनते ही काशवी ने खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी मुस्कान थी। उसने बहुत ही नरमी से नकुल से कहा, नकुल, जब प्यार किसी दानव के अंदर धड़कने लगता है ना, तो वह दानव को भी देवता बना देता है। मेरा निखिल बदल चुका है। मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। ये 30 दिन तो सिर्फ डैड का विश्वास जीतने के लिए है।
देखना मेरा प्यार इस अग्नि परीक्षा में 100% खरा उतरेगा। लेकिन काशवी और उसका परिवार इस बात से अनजान थे। उन्होंने जिस विहान राठौड़ को अपनी पसंद मान लिया था, वो इस वक्त अपनी असली शैतानी फितरत के साथ एक बहुत बड़े खौफनाक जाल को बुनने में लगा था। इसी समय उधर शहर के बाहरी इलाके में मौजूद आहिरा अरोड़ा के उस गुप्त और आलीशान फार्म हाउस में विहान राठौड़ और आहिरा आमने सामने बैठे थे। विहान के चेहरे के जख्म अब थोड़े भर चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद नफरत का तेजाब अब पहले से कई गुना ज्यादा खोलता हुआ नजर आ रहा था। तभी आहिरा के एक आदमी ने आकर उसको जायसवाल परिवार के अंदर चल रही सभी बातों के बारे में आहिरा को रिपोर्ट दी। असल में आहिरा ने अपने आदिमों को कहकर पहले ही जायसवाल हाउस के एक एक कैमरा, एक एक ऑडियो डिवाइस को हैक करवा लिया था। इसलिए जायसवाल हाउस में चल रही एक एक बात को आहिरा घर बैठे ही सुन सकती थी। आहिरा ने अपने लाल वाइन का ग्लास को घुमाकर विहान की तरफ देखकर कहा, तो विहान, तुमने सुना, मेरे जासूसों ने खबर दी। काशू जायसवाल ने अपने डैड से 1 महीने की मोहलत मांगी। अगर इन 30 दिनों में निखिल सिंघानिया एक शरीफ इंसान बन गया तो काशवी उसी की हो जाएगी, और अगर निखिल कोई भी गैर कानूनी काम करते पकड़ा गया तो काशवी चुपचाप तुम्हारे गले में वरमाला डाल देगी। वहीं उसकी बात सुनकर विहान के होठों पर एक बहुत ही घिनौनी और शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने एक जोरदार ठहाक लगाया। विहान ने हंसकर कहा, "हं, 1 महीना? सत्येंद्र जायसवाल और काशवी कितने बेवकूफ हैं। उन्हें लगता है कि निखिल सिंघानिया जैसा इंसान अपना धंधा छोड़ देगा। लेकिन आहिरा, हमें यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर काशवी ने यह शर्त रखी है तो हमें बस इतना करना है कि निखिल इन 30 दिनों के अंदर कोई ना कोई ऐसा गैर कानूनी काम करे, या कम से कम सत्येंद्र जायसवाल की नजरों में वो कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए।" वहीं आहिरा की आंखों में कातिलाना चमक थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल सही विहान। निखिल सिंघानिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सुधरने की। मैंने सुना है कि उसने अपनी कंपनी के सारे गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स भी रोक दिए। वो एक संत बनने का नाटक कर रहा है ताकि काशवी को पा सके। यह कहते हुए आहिरा अपनी जगह से उठी। उसने विहान के करीब आते हुए बड़े ही जहरीली आवाज में कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम और मैं मिलकर इन 30 दिनों के अंदर निखिल को जिंदगी के ऐसे तूफान लेकर आएंगे, ऐसे ऐसी मजबूरियां पैदा करेंगे कि निखिल को अपनी शराफत का नकाब उतारकर वापस अपने उसी खूंखार माफिया वाली दुनिया में लौटना पड़ेगा। उसे बंदूक उठानी पड़ेगी, और जिस दिन वो ऐसा करेगा उस दिन काशवी जायसवाल खुद उससे नफरत करने लगेगी। उसके ये बात सुनकर आगे से विहान ने खुशी में अपना हाथ मेज पर मारकर कहा, हा, वाह, क्या शानदार प्लान है। हम निखिल को उकसाएंगे, हम उसके बिजनेस को तबाह करेंगे, उसके आदमियों पर हमला करेंगे। निखिल का वो माफिया वाला गुरूर बहुत ज्यादा है। वो चुपचाप नहीं बैठ पाएगा, वो पलटवार करेगा, और जैसे वो खून खराबा करेगा काशवी की शर्त टूट जाएगी। तभी आहिरा ने वाइन का आखिरी घूंट पीकर कहा, और उसके बाद निखिल सिंघानिया सिर्फ मेरा होगा। काशवी जायसवाल हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। तुम उसके साथ जो चाहो करना, मुझे कोई मतलब नहीं। उसकी ये बात सुनकर आगे से विहान की आंखों में काशवी को पाने की वो गंदी हवस और भी तेज हो गई। उसने अपनी गंदी आवाज में कहा, मैं काशवी की वो हालत करूंगा आहिरा, कि वो रोज मौत मांगेगी। उसने मुझे पुलिस के हवाले करवाया था ना, अब मैं उसे अपनी कैद में रखूंगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से आहिरा ने अपनी खौफनाक और डायन जैसी हंसी के साथ कहा, तो फिर तैयार हो जाओ विहान राठौड़। आज से 30 दिन का डेथ गेम शुरू होता है। देखते हैं निखिल सिंघानिया का ये सच्चा प्यार जीतता है या हमारी साजिशों का जहर। समय का पहिया अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर घूमना शुरू हो चुका था। एक तरफ जायसवाल हाउस में काशवी थी, जो अपने सच्चे प्यार के विश्वास में डूबी हुई थी। वह हर सुबह रोज यही दुआ करती थी, निखिल 1 महीने में अपने आप को पूरी तरह से बदल दे, डैड का दिल जीत ले। उसके लिए 30 दिन उसकी जिंदगी और मौत के बराबर थे। दूसरी तरफ सतिंदर जी, जो अपनी जगह निश्चित बैठे थे, निखिल कभी नहीं सुधर सकता। 1 महीने के बाद काशवी खुद ब खुद विहान के पास चली जाएगी। वो विहान की शराफत के भ्रम में इतने अंधे हो चुके थे, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि विहान एक भेड़ी की तरह उनकी बेटी को नोचने के लिए तैयार बैठा है। और इन सबसे दूर सिंघानिया टावर्स के अपने आलीशान पेंट हाउस में निखिल सिंघानिया बैठा था। उसे काशवी की 1 महीने की शर्त के बारे में अभी कुछ नहीं पता था। वो बस कंपनी को सफेद करने और सारे गैर कानूनी धंधों को बंद करने में दिन रात लगा हुआ था। राजीव और उसकी पूरी टीम निखिल के इस नए ईमानदार रूप को देखकर हैरान भी थी और खुश भी।
निखिल ने शहर के कई गुंडों और गैंगस्टर से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। उसने फैसला कर लिया कि अब उसके हाथ किसी खून में नहीं रंगेंगे। लेकिन निखिल ये नहीं जानता था, बाहर अंधेरे में अहिरा और विहान नाम के दो जहरीले नाग उसकी उसी शराफत को डसने के लिए तैयार बैठे हैं। वो नहीं जानता था कि आने वाले 30 दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे खतरनाक, दर्दनाक दिन होने वाले हैं। क्या निखिल इन 30 दिनों में अपने गुस्से और अपने अंदर के दानों को काबू में रख पाएगा? जब अहिरा और विहान निखिल पर वार करेंगे, तो क्या निखिल पलटकर वार करेगा और काशवी की शर्त हार जाएगा, या फिर काशवी का प्यार उसे हर साजिश से बचा लेगा? एक बहुत ही भयंकर और खामोश जंग का बिगुल बीत चुका था। पटना शहर अब एक ऐसी तबाही देखने वाला था जहां दांव पर दौलत या रुतबा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत लगी हुई थी। वहीं उधर जायसवाल हाउस के उस छोटे से कमरे में सन्नाटा पसरा था। काशवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अभी भी डाइनिंग टेबल पर लगी हुई भारी बातचीत की गूंज चल रही थी। डैड ने उसे 1 महीने का समय तो दे दिया था, लेकिन ये 1 महीना किसी आम समय की तरह नहीं था। ये 1 महीना एक ऐसी तलवार की धार था जिस पर न सिर्फ उसका और निखिल का प्यार, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का फैसला अटका हुआ था। काशवी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि निखिल सिंघानिया ने उसके लिए बदलने का वादा किया, लेकिन निखिल को इस 1 महीने की शर्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। निखिल का वो पुराना माफिया वाला गुस्सा, उसका वह अहंकार और बातों बातों में बंदूक निकाल लेने की आदत, ये सब कुछ एक दिन में खत्म नहीं हो सकता था। अगर निखिल ने अनजाने में कोई ऐसा कदम उठा लिया और गैर कानूनी काम कर दिया या किसी पर हाथ उठा दिया, तो ये बात सतिंदर तक पहुंच जाएगी। वो काशवी हमेशा के लिए निखिल को खो देगी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके डैड उसे विहान राठौड़ के गले में बांध देंगे, जिसे काशवी अब बेइंतहा नफरत करने लगी थी। तभी काशवी ने खुद से बदबदा कर कहा, मुझे निखिल से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि अब उसके पास पूरी जिंदगी नहीं, मुझे और डैड को साबित करने के लिए उसके पास सिर्फ 30 दिन है, सिर्फ 30 दिन। लेकिन काशवी एक बात अच्छी तरह से जानती थी, निखिल एक जुनूनी आशिक है। अगर वो उसे अकेले में मिलेगी तो शायद निखिल भावनाओं में बह जाए, या शायद अपने अहंकार में आकर यह कह दे कि वो सतिंदर जी की इस शर्त को नहीं मानता, उसे जबरदस्ती लेकर जाएगा। काशवी को इस रिश्ते पर एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो निखिल को सही रास्ता दिखा सके, जो उसे शांत रख सके और जो इस वादे की अहमियत को समझ सके। और सिंघानिया परिवार में सिर्फ एक इंसान था जिस पर काशवी आंख बंद कर भरोसा कर सकती थी, निखिल की दादी सावित्री देवी। काशवी ने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट में उस नंबर को ढूंढा जो उसने कुछ दिन पहले सेव किया था, राजीव। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और डायल बटन दबा दिया। वहीं उधर सिंघानिया टावर्स की 40वीं मंजिल पर स्थित पेंट हाउस ऑफिस के कामों में पूरे जोर से चल रहा था। राजीव एक बड़ी सी कांच के टेबल के सामने खड़ा होकर कुछ लीगल टेंडर्स की फाइल चेक कर रहा था। निखिल अपने एग्जीक्यूटिव चेयर पर लैपटॉप पर सामने कुछ देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी राजीव के कोट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। राजीव ने फाइल से नजर हटाई और फोन स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा था उसे देखकर राजीव की आंखें फट गई। फोन के स्क्रीन पर काशवी मैम का नाम फ्लैश हो रहा था। ये नाम पढ़ते ही राजीव ने तुरंत निखिल की तरफ देखा। निखिल का ध्यान अभी लैपटॉप पर था, इसलिए राजीव थोड़ा किनारे गया और उसने जल्दी से फोन उठाया। फोन को कान लगाकर कहा, हेलो काशवी मैम। राजीव की आवाज में गहरा सम्मान और हल्की सी घबराहट थी। तभी दूसरी तरफ से काशवी ने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज के साथ कहा, हेलो राजीव, क्या बात हो सकती है? तुम बिजी तो नहीं हो? उसकी यह बात सुनकर राजीव ने इधर से फौरन जवाब देकर कहा, अरे नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, आपके लिए तो बॉस और हम हमेशा हाजिर हैं। कहिए मैम, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तभी काशवी ने गहरी सांस ली और कहा, राजीव, मुझे निखिल से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। राजीव के चेहरे पर एक बड़ी ही खुशी की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि उसका बॉस पिछले कितने दिनों से काशवी की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा है, इसलिए उसने खुश होकर कहा, बिल्कुल मैम, मैं अभी बॉस को बताता हूँ तो वो खुशी से पागल हो जाएंगे। मैं अभी गाड़ी भिजवाता हूँ। लेकिन तभी काशवी ने उसे बीच में टोक कर कहा, रुको राजीव, मेरी एक शर्त है। तभी राजीव ने कहा, जी मैम, कहिए। दूसरी तरफ से काशवी ने अपने मन की बात बताकर कहा, मैं निखिल से अकेले नहीं मिलूंगी।
मैं चाहती हूँ कि जब मैं निखिल से मिलूं तो उस वक्त वहां सावित्री देवी जी यानी दादी जी मौजूद हों। मैं जो भी बात करूंगी उनके सामने करूंगी। क्या तुम इसका इंतजाम कर सकते हो? काशवी की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। वहीं उसकी ये बात सुनकर राजीव कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि काशवी मैम अचानक दादी से क्यों मिलना चाहती है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल करना सही नहीं समझा और काशवी से कहा, आप 1 मिनट लाइन पर रहिए मैम, मैं अभी बॉस से पूछ कर बताता हूँ। ये कहकर राजीव ने फोन को म्यूट किया और तेज कदमों से निखिल के टेबल के पास जाकर कहा, बॉस। राजीव की आवाज में एक्साइटमेंट थी। वहीं उसकी आवाज सुनते ही निखिल ने लैपटॉप से नजर हटाकर पूछा, क्या हुआ राजीव, कोई नई फाइल आई है क्या? तभी आगे से राजीव ने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, फाइल नहीं बॉस, काशवी मैम का फोन है। काशवी, ये नाम सुनते ही निखिल के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में चमक आ गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। एक्साइटमेंट में निखिल ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, काशवी, क्या कह रही है वो ठीक तो है ना, ला मुझे फोन दे। लेकिन आगे से राजीव ने तुरंत अपना फोन पीछे करके कहा, नहीं बॉस, वो आपसे बात नहीं करना चाहती, उन्होंने मुझे एक मैसेज देने के लिए कहा है। उसके बात सुनकर निखिल की भौहें तन गई। उसने कंफ्यूज होकर कहा, मैसेज, क्या मैसेज? तभी राजीव ने मुस्कुराकर कहा, बॉस, काशी मैम आपसे मिलना चाहती है, अभी आज ही। उसके बाद सुनकर निखिल झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी छा गई जो किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। उसने खुशी से झूम कर कहा, तो तू यहाँ क्या कर रहा है, तुरंत गाड़ियां निकाल और अभी उनके घर चलेंगे। तभी आगे से राजीव ने निखिल को रोक कर कहा, नहीं बॉस रुकिए, उनकी एक शर्त है, उन्होंने कहा कि वो आपसे अकेले में नहीं मिलेंगी। वो चाहते कि जब आप अ, दोनों को मुलाकात हो तो दादी जी वहां पर जरूर हो, दादी जी के साथ आपसे मिलेंगी। उसके बाद सुनकर निखिल एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने हैरानी भरे स्वर में पूछा, दादी के सामने क्यों? निखिल का शातिर दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। काशवी जैसी लड़की जो कभी उससे आंख मिलाने से भी कतराती थी, आज खुद उससे मिलना चाह रही थी, वो भी दादी के सामने। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। निखिल के अंदर का आशिक बेकरार था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि काशवी क्या शर्त रख रही है, उसे बस अपनी शेरनी को देखना था। ये सब सोचते हुए उसने राजीव से पूछा, क्या तूने फोन होल्ड पर रखा है? राजीव ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी बॉस। उसकी हामी पाते ही आगे से निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, काशवी से कह दे कि मुझे उसकी शर्त मंजूर है। उसे कहो कि वो दोपहर के 1 बजे सिंघानिया ग्रैंड होटल के रॉयल स्वीट में आ जाए। वो हमारी ही प्रॉपर्टी और वहां कोई मीडिया, कोई फालतू इंसान नहीं होगा, पूरी प्राइवेसी मिलेगी। और राजीव, तुरंत हवेली फोन लगाओ और ड्राइवर से कहो कि दादी को पूरी हिफाजत और सम्मान के साथ होटल लेकर आए। उसका ये ऑर्डर सुनते ही राजीव ने सिर झुकाकर कहा, जी बॉस। ये कहकर राजीव ने फोन कान पर लगाया और काशवी को सारी जानकारी दे दी। आगे से काशवी ने हामी भरी और फोन काट दिया। वहीं उधर निखिल ने अपना लैपटॉप बंद किया, अपने कपड़ों को ठीक किया। आज उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन होने वाला था। उसे महसूस हो रहा था कि काशवी आज कोई ऐसा फैसला सुनाने वाली है जो उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इसके बाद दोपहर के 12:45 हो चुके थे। पटना शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित सिंघानिया ग्रैंड इस 7 स्टार लग्जरी होटल, जिसे दूर से देखकर ही शहर के आम लोग सहम जाते थे। इस होटल के अंदर जाना तो दूर, बाहर खड़े गार्ड्स की वर्दी देखकर ही लोग रास्ता बदल लेते थे। एक साधारण सा ऑटो आकर एक भव्य होटल के सामने रुका। ऑटो में काशवी बाहर निकली। उसने एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सफेद और हल्के नीले रंग की सूती सूट पहना था। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, हल्के काजल की लाइनर बाल खुले थे। उसके सादगी उस 7 स्टार होटल की चकाचौंध को मात दे रही थी। काशवी ने ऑटो वालों को पैसे दिए, मुड़कर विशाल बिल्डिंग की तरफ देखा। एक पल में उसके मन में हिचकिचाहट हुई। ये वो दुनिया थी जहां निखिल सिंघानिया राज करता था, पैसे, ताकत और रुतबे की दुनिया। लेकिन काशवी ने गहरी सांस ली। उसने खुद को याद दिलाया कि वो यहाँ निखिल सिंघानिया की दौलत से डरने नहीं बल्कि अपने प्यार की शर्त रखने आई है। उसका आत्मविश्वास और उसकी आंखों में चमकने लगा और वो तेज कदमों से होटल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गई। होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को राजीव ने पहले ही निर्देश दे दिए थे। जैसे ही काशवी गेट के पास पहुंची, गार्ड्स ने बहुत ही सम्मान के साथ झुककर उन्हें रास्ता दिया। होटल के अंदर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था। सोने के झूमर, इटालियन मार्बल का फर्श और हर तरफ फैली एक महंगी परफ्यूम की महक। रिसेप्शन के पास राजीव पहले ही खड़ा होकर काशवी का इंतजार कर रहा था। काशवी को देखते ही राजीव तेजी से आगे आया। राजीव ने बहुत ही अदब से कहा, नमस्ते काशवी मैम। चलिए मैं आपको
रॉयल स्वीट तक छोड़ देता हूँ। बॉस और दादी आपका इंतजार कर रहे हैं। काशवी ने हल्का सा सिर हिलाया और राजीव के पीछे वीआईपी लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। लिफ्ट सीधे ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर रुकी। यहाँ सिर्फ एक कमरा था, द रॉयल स्वीट। तभी राजीव ने बड़े लकड़ी के नकाशीदार दरवाजे को खोला और काशवी को अंदर जाने का इशारा किया। काशवी ने जैसे ही उस विशाल और राजसी स्वीट के अंदर कदम रखा, उसकी नजर सामने सोफे पर बैठी सावित्री पर पड़ी। दादी ने जैसे ही काशवी को देखा, उनकी आंखों में एक अनोखी चमक और सुकून छा गया। वो अपने जगह से उठी और उनके होठों पर एक बहुत ही ममता भरी मुस्कान आ गई। वहीं खिड़की के पास शहर को निहारता हुआ वो शख्स खड़ा था, जिसकी एक झलक देखने के लिए काशवी का दिल पिछले कई दिनों से तड़प रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि निखिल सिंघानिया था। निखिल ने काले रंग की एक कैजुअल शर्ट और डार्क जींस पहनी थी। जैसे उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो तेजी से पलटा और उसकी नजरें सीधे काशवी की आंखों में जा टकराई। उस पल में पूरे कमरे का वक्त जैसे थम गया। दोनों की आंखों में हजारों सवाल, हजारों शिकायतें और बेइंतहा प्यार था। निखिल का दिल कर रहा था कि वो अभी भाग जाए और काशवी को अपनी बाहों में कस ले, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। वो जानता था कि अभी भाग कर जाएगा तो काशवी को अपनी बाहों में कस लेगा तो दादी क्या सोचेगी। उसने जानता था कि काशवी की इजाजत के बिना उसके करीब नहीं जा सकता। वहीं काशवी ने अपनी नजरें निखिल से हटाई और दादी के पास आई। उसने बहुत ही सम्मान के साथ झुककर दादी के पैर छुए। दादी ने काशवी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जीती रहो मेरी बच्ची, सदा खुश रहो। तूने आज मुझे बुलाकर मुझे जो सम्मान दिया है ना काशवी, मैं उसे ताउम्र नहीं भूलूंगी। यहाँ मेरे पास बैठ। दादी की आंखों में आंसू आ गए थे। दादी ने काशवी की अपने साथ सोफे पर बैठा लिया। तभी निखिल भी धीरे चलकर आया और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसकी नजरें एक पल के लिए भी काशवी के चेहरे से नहीं हट रही थी। वो उस सादगी को, उस मासूमियत को अपने दिल में उतार लेना चाहता था। कमरे में कुछ पलों के लिए कुछ एक भारी खामोशी छा गई। कोई नहीं जानता था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। आखिरकार दादी ने उस सन्नाटे को तोड़कर कहा, बेटा काशवी, राजू ने बताया कि तुम बहुत जरूरी बात करना चाहती है, तो बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के जो कहना चाहती है कह दे। सब तेरे अपने हैं, मैं तेरी दादी हूँ। उनकी ये बात सुनकर आगे से काशवी ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथों में आपस में कसकर पकड़ा और उसने पहले दादी की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें घुमाकर निखिल के उन गहरी, खौफनाक लेकिन प्यार भरी आंखों में डाल दिया। काशवी ने बहुत ही शांत लेकिन अटल आवाज में बोलना शुरू करके कहा, दादी, अवनी दीदी की शादी बहुत अच्छे से हो गई। आपने और निखिल ने जो भी हमारे परिवार के लिए किया, वो एहसान किया जो उसे कभी नहीं भूल सकती। तभी निखिल ने बीच में अपनी सारी भरी आवाज में कहा, यह एहसान नहीं था काशवी, मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारे, लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, काशवी ने निखिल की आंखों में देखकर उसको बीच में टोक कर कहा, मैं जानती हूँ निखिल, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने वो सब क्यों किया। तुमने मेरी जान बचाई, तुमने दुष्यंत को खत्म किया, तुमने मेरी बहन की शादी बचाई, और इस सब के बदले में तुमने मुझसे सिर्फ एक मौका मांगा था। ये कहते हुए काशवी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। काशवी ने खुद को मजबूत बनाकर आगे कहा, लेकिन दादी, मैं आज यहाँ आप दोनों को एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताने आई हूँ। मेरे डैड, वो निखिल को बहुत खौफ खाते हैं। उनके दिल में निखिल के लिए सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड डॉन की छवि है। उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी निखिल से हुई तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खून खराबे और गोलियों के साए में बीत जाएगी। उनकी ये बात सुनकर निखिल ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसे सतिंदर जी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपना अतीत इतना काला क्यों बनाया कि आज उसका प्यार उससे दूर हो रहा है। तभी दादी ने डर कर पूछा, तो फिर क्या उन्होंने तुझे मना कर दिया है? आगे से काशवी ने अपना नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं दादी, आज सुबह नाश्ते की मेज पर उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी बात कही। वो चाहते कि मैं निखिल को भूल जाऊं और विहान राठौड़ से शादी कर लूं। विहान राठौड़ के नाम से पूरे कमरे का तापमान शून्य से नीचे गिर गया। निखिल की आंखों में जो कुछ सेकंड पहले प्यार और सुकून था, वो अचानक धधकती हुई आग में बदल गया। उसकी नसें तन गई और वो झटके से सोफे से खड़ा हो गया। निखिल ने चिल्ला कर कहा, क्या बकवास है ये? सतिंदर जी उस घटिया, नीच और सड़े हुए इंसान से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, जिस विहान को कहने कल ही काशवी और वो इंसान एक जानवर है। वो तुम्हें नहीं पा सकता। मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं अभी जाकर उस विहान की लाश बिछा दूंगा।
निखिल की आवाज कमरे में दीवारों से टकराई और उसके अंदर का वह खोया हुआ खूंखार दानव एक पल में बाहर आ गया। निखिल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि विहान जैसे कीड़े का नाम काशवी के साथ कैसे जुड़ सकता है। लेकिन तभी काशवी ने अपने जगह पर खड़ी होकर ऊंची आवाज में कहा, निखिल शांत हो जाओ। काशवी की आवाज उस निखिल देखकर ये ठिठक गया। वो भारी सांसें ले रहा था। तभी काशवी ने 2 कदम आगे बढ़कर निखिल की आंखों में आंखें डालकर कहा, यही तुम्हारी यही आदत, तुम्हारा यही गुस्सा, हर बात पर खून बहाने का तुम्हारा यही गुरूर, जिससे मेरे डैड डरते हैं निखिल। तुम बस अपनी चीज को, अपनी ताकत, अपनी गोलियों से सुलझाना चाहते हो और मेरे डैड इसी दुनिया से मुझे बचाना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनकर निखिल कुछ नहीं बोल पाया। काशवी के सामने निहत्था हो चुका था। तभी काशवी ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया और आगे कहा, निखिल, मेरे डैड को नहीं पता कि विहान कैसा इंसान है। उनके लिए विहान एक शरीफ पढ़ा लिखा लड़का है और तुम एक गुंडे हो। लेकिन मैंने डैड को विहान के लिए हाँ नहीं कहा। उसकी ये बात सुनकर निखिल ने राहत की सांस लेकर पूछा, तो तुमने क्या कहा? काशवी ने दादी की तरफ देखा और निखिल से बोली, मैंने डैड से 1 महीने का समय मांगा है निखिल, सिर्फ 30 दिन। उसकी ये बात सुनकर निखिल ने उलझन में पूछा, 30 दिन? किस लिए? तभी काशवी ने एक एक शब्द को बहुत ही गहराई और गंभीरता के साथ बोलकर कहा, मैंने डैड से शर्त लगाई है निखिल कि इन 30 दिनों में तुम अपने आप को साबित करोगे। अगर इन 30 दिनों के अंदर तुमने अपना वो सारा काला धंधा, माफिया वाली दुनिया, अपना वो खौफनाक रूप हमेशा के लिए नहीं छोड़ दिया, अगर तुमने एक भी इंसान पर बंदूक उठाई, एक भी गैर कानूनी काम किया, तो 30 दिन बाद मैं चुपचाप डैड की पसंद से शादी कर लूंगी और फिर मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। काशवी की इस बात ने निखिल के पैरों तले की जमीन खिसका दी। उसने चौंक कर कहा, लेकिन काशवी, मैं तो पहले ही सब कुछ बदल रहा हूँ। मैंने इलीगल काम रोक दिए हैं, लेकिन 30 दिन? अगर इस बीच किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो? अगर मुझे बचाव में कुछ करना पड़ा तो मुझे इतना कम समय कैसे दे सकती हो? निखिल की आवाज में एक बेबसी थी। वहीं उसकी ये बात सुनकर काशवी की आंखों में एक आंसू छलक गया। उसने बहुत ही भावुक होकर कहा, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा समय नहीं है निखिल। डैड की तबीयत पहले ही नाजुक है। मैं उनसे बगावत करके उनका दिल तोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मुझे उनका भरोसा चाहिए, और भरोसा गोलियों से नहीं, शराफत से जीता जाता है। ये कहते हुए निखिल ने कि वो करीब आई और पहली बार उसने कांपते हुए हाथों से निखिल का हाथ पकड़ा। निखिल ने पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। काशवी ने रोकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन है निखिल सिंघानिया। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, अगर तुम सच में मुझे पाना चाहते हो, तो इन 30 दिनों में वो बनना होगा जो डैड चाहते हैं, एक एक अच्छा इंसान। अगर तुम नहीं बन पाए तो समझ लेना कि तुम्हारा प्यार हार गया। वहीं निखिल चुपचाप काशवी के उस छुअन को महसूस कर रहा था। उसके अंदर का माफिया चीख रहा था कि ये शर्त नहीं मानी तो काशवी को हमेशा के लिए खो देगा। तभी दादी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चलकर काशवी और निखिल के पास आई। दादी के चेहरे पर एक बहुत ही असीम शांति और बहुत बड़ा संकल्प था। दादी ने काशवी का दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, काशवी, मेरी बच्ची, तूने आज जो शर्त रखी है वो कोई आम शर्त नहीं। तूने मेरे पोते को एक नई जिंदगी का रास्ता दिखाया है। तूने वो किया है जो आज तक मैं नहीं कर पाई। ये कहते हुए दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछकर एक बहुत ही कड़क और अटल आवाज में आगे कहा, मैं सावित्री देवी सिंघानिया आज तुझे वचन देती हूँ काशवी कि इन 30 दिनों में मेरा पोता पूरी तरह से बदल जाएगा। इन 30 दिनों में वो कोई बंदूक नहीं उठाएगा, कोई खून खराबा नहीं करेगा और ना ही किसी गैर कानूनी धंधे में शामिल होगा। मैं इसकी ढाल बनूंगी, मैं इसकी माँ बनकर इसे सुधारूंगी। वहीं उसकी ये बात सुनकर निखिल ने हैरानी में अपनी दादी को देखा। तभी दादी ने निखिल की तरफ मुड़कर एक बहुत ही सख्त लहजे में कहा, निखिल, तूने सुना काशवी ने क्या कहा? अगर तूने इस 30 दिनों के अंदर एक भी गलती की तो तू सिर्फ काशवी को नहीं, मुझे भी हमेशा के लिए खो देगा। क्या तुझे ये शर्त मंजूर है? उनकी ये बात सुनते ही निखिल ने काशवी की उन आंसुओं से भरी आंखों को देखा जिनमें उनके लिए बेइंतहा प्यार था। निखिल का वो सारा अहंकार, वो माफिया वाला गुरु, वो सारा जहर एक ही पल में आंसुओं में पिघल चुका था। निखिल ने काशवी के हाथ को अपने हाथों में कसकर पकड़ा। उसने बहुत ही धीमी लेकिन खौफनाक हद तक जुनूनी आवाज में कहा, तुमने मुझे 30 दिन दिए हैं ना काशवी, मैं इन 30 दिनों में तुम्हारे लिए पूरी दुनिया पलट दूंगा। मैं निखिल सिंघानिया की वो पुरानी पहचान ही मिटा दूंगा। मैं वो बन जाऊंगा जो तुम चाहती हो।
निखिल ने गहरी सांस ली और काशवी की आंखों में खोते हुए आगे कहा, लेकिन एक बात याद रखना काशवी, अगर मैंने इन 30 दिनों के अंदर अपनी अग्नि परीक्षा पूरी कर ली, अगर मैंने सतेंद्र जी का भरोसा जीत लिया, तो 21वें दिन इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरी होने से नहीं रोक पाएगी। उस दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना तुझे बना लूंगा। उसकी ये बात सुनकर काशी के होठों पर एक बहुत ही प्यारी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर हामी में हिला दिया। उसने अपना प्यार पर पूरा भरोसा किया था। काशी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे इंतजार रहेगा निखिल, तुम्हारे एक नए इंसान बनने का। इसके बाद काशवी ने दादी से विदा ली और वहां से चली गई। कमरे में अब सिर्फ निखिल और दादी बचे थे। निखिल अभी भी उस दरवाजे को देख रहा था जहां काशवी गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी निखिल ने बिना मुड़े दादी से कहा, दादी, राजीव को बुलाइए। आज से सिंघानिया इंडस्ट्री का काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। शहर के सारे गैंगस्टर, सारे पॉलिटिशियंस को मैसेज भिजवा दीजिए कि निखिल सिंघानिया ने अपना रास्ता बदल लिया है। उसकी यह बात सुनकर आगे से दादी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्हें लगा कि आखिरकार उनके घर में खुशियों की सुबह हो गई, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि बाहर की दुनिया में चल क्या रहा है। उन्हें नहीं पता था कि अहिरा अरोड़ा और विहान राठौड़ ने हाथ मिला लिया है। उन्हें नहीं पता था कि काशवी की ये 30 दिन की शर्त अहिरा और विहान के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। अहिरा और विहान अब एक ऐसे खौफनाक जाल बिछाने वाले थे जो निखिल को मजबूर कर देंगे कि वो अपनी शराफत का चोला उतारे और वापस बंदूक उठाए, क्योंकि अगर निखिल ने बंदूक उठाई तो वो शर्त हार जाएगा और काशवी हमेशा के लिए विहान की हो जाएगी। वक्त का कांटा टिक टिक कर रहा था। 30 दिनों का भयंकर खूनी जज्बातों से भरा डेथ गेम अब शुरू हो चुका था। क्या निखिल अपने प्यार की खातिर हर साजिश, हर हमले और हर उकसावे को चुपचाप सह पाएगा, या फिर अहिरा का जहर काशी के इस सच्चे प्यार की कहानी को 30 दिन पूरे होने से पहले ही राख में मिला देगा? क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईस जादा के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।